गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी डिसऑर्डर हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 सवाल हर साल नीट में आते हैं, तो किसी पार्ट को स्किप मत करो, कंप्लीट वीडियो देखो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो फर्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ द अस्थमा। तो अगर अस्थमा की बात करें तो अस्थमा में पहली चीज़ ध्यान रखना दैट इज़ द वीजिंग साउंड। इसमें खास एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड आती है दैट इज़ द वीजिंग साउंड, ये ध्यान रखना है। ये क्यों आती है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है ब्रंकाई एंड ब्रंक्यूल्स का। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है। अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है कि जो तुम्हारा ये ब्रंकाई है, ब्रंका ये तुम्हारा क्या है, लेट सपोज इट्स अ ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो होता है वो T5 के लेवल पे डिवाइड होता है दैट इज़ द ब्रंकाई। और ये ब्रंकाई जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रंकाई मिलकर फिर क्या करते हैं, फिर ब्रंकस बनाते हैं। तो ये जो ब्रंकाई होता है ना, ये ब्रंकाई की मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लोकल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या सूजन हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे म्यूकस फिल्ड हो जाता है। अब जब यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें जब म्यूकस फिल्ड हो जाता है तो यहाँ के ना, यहाँ का सोचो ये क्या था, पाइप था। पाइप के बीच में देखो, बॉडी में कहीं भी पाइप जैसी स्ट्रक्चर हो उसके बीच जो खाली जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। तो इसका ल्यूमेन क्या होगा, इसका ल्यूमेन हो जाएगा नैरो। तो अस्थमा में क्या क्या ध्यान रखना है कि अस्थमा में एक्चुअल में होता क्या, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रंकाई एंड ब्रंक्यूल। ब्रंकाई एंड ब्रंक्यूल में इन्फ्लेमेशन होता है, ट्रैकिया में नहीं। और इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन ध्यान रखना, ल्यूमेन क्या हो जाएगा, दैट इज द नैरो। और इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज द विजिंग साउंड और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये 4 पॉइंट ध्यान रखो, अस्थमा सॉल्व। ठीक। नेक्स्ट डिजीज दैट इज द एम्फाइसीमा। देखो एम्फाइसीमा में क्या होती है, एम्फाइसीमा में पहली बात ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक होता है, तुरंत नहीं होता। क्रोनिक डिसऑर्डर होता है और उनमें होता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में ना, अगर तुम नीट का क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें सिगरेट स्मोकिंग आ गया तो आंख बंद करके इम्फाइसीमा मार देना, कुछ नहीं सोचना, इम्फाइसीमा मार देना। ठीक है, अगर डिसऑर्डर है तो सिगरेट स्मोकिंग जो होगी वो उसके वजह से क्या होता है, इम्फाइसीमा होता है। और ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। तो इसमें होता क्या है कि देखो, जैसे ये एल्वलाई है ना, ये क्या है, एक एल्वलाई है, ये एल्वलाई है। ठीक, ये एल्वलाई है। और अच्छा बनाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक एल्वलाई है, यहाँ पे क्या है, दूसरी एल्वलाई, तीसरी एल्वलाई। ये एल्वलाई आपस में ऐसे गुच्छा बनाए हुए रहती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब एम्फाइसीमा में जब तुम सिगरेट स्मोकिंग करते हो तो ये जो एल्वलाई की वाल है, एल्वलाई की जो वाल होती है वो डैमेज हो जाती है। एल्वलाई की वाल डैमेज होती है। तो एम्फाइसीमा में कोई पूछे क्या होता है तो उसको बताना कि एल्वलाई की वाल डैमेज हो जाती है। अब एल्वलाई की वाल डैमेज होती है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाएगा। तो एम्फाइसीमा में 4 बातें ध्यान रखना, सिगरेट स्मोकिंग से होता है, एल्वलाई की वाल डैमेज होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, और ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। बस 4 बातें ध्यान रखो, एम्फाइसीमा सॉल्व, एम्फाइसीमा सॉल्व। नेक्स्ट डिजीज जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, दैट इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। अब नाम से क्लियर है, ये ऑक्यूपेशन की वजह से होगा, जो काम धंधा जो लोग करते हैं, व्यवसाय जो करते हैं उसके वजह से होता है। तो देखो ये कुछ इंडस्ट्रीज में होता है, तो इसमें इंडस्ट्री का नाम ध्यान रखना, जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जो ग्राइंडिंग की इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे डस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए, डस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। और इतना डस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए कि बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसको फुल्ली कॉप ना कर पाए, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाए। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये कह रहे हैं, देखो दरअसल जो ट्रैकिया होता है ना, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया पे यहाँ पे पाया जाता है दैट इज द, यहाँ पे क्या पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है। तो कोई भी जब पार्टिकल यहाँ से एंट्री करने की कोशिश करता है तो सिलिया क्या करती है, सिलिया क्या करती है, पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है, पार्टिकल को ट्रैप करके इसको बाहर निकाल देती है। और इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसिलियरी, सॉरी म्यूकोसिलियरी एसिलरेटर, म्यूकोसिलरी एसिलरेटर बोलते हैं। तो म्यूकोसिलरी एसिलेटर के थ्रू क्या करती है, इस पार्टिकल को ये बाहर निकालने की जिम्मेदारी देते हैं। जैसे छींकते हैं लोग, देखते हो ना, तो बाहर आ जाता है। तो ये डिफेंस का काम करती है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज 2.5 नैनोमीटर से कम हो, अगर डायमीटर 2.5 नैनोमीटर से कम हो तो ये डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है। तो ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा डस्ट वाली कंपनीज में काम करते हैं तो उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का वो फुल्ली कोप नहीं कर पाता। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो छोटा पार्टिकल है, ये जाके क्या करेगा कि जो तुम्हारी एल्वलाई में डिपॉजिट होता रहेगा। और जैसे ही एल्वलाई में छोटा पार्टिकल डिपॉजिट होगा, देखो बॉडी में कहीं भी कोई भी पार्टिकल बाहर ही अगर डिपॉजिट हो रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। तो यहाँ जैसे ही ये बॉडी में जाके डिपॉजिट होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। शुरू में इन्फ्लेमेशन होगा, इन लास्ट स्टेज फाइब्रोसिस, लास्ट स्टेज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज में लास्ट में हमेशा फाइब्रोसिस होगा। और जब भी फाइब्रोसिस होगा तो वो लंग को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, लंग को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो ऐसे वर्कर्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। और कौन से पार्टिकल्स हैं जो ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो एक पार्टिकल दैट इज द सिलिकॉन। अगर बॉडी में सिलिकॉन जा रहा है, सिलिकॉन की वजह से अगर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज होती है तो हम लोग इसको सिलिकोसिस कहते हैं। अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ asbestos ज़्यादा उड़ रहा है तो इसकी वजह से अगर फाइब्रोसिस होती है लंग में तो इसको asbestosis कहते हैं। तो दोनों में क्या होगी, दैट इज द फाइब्रोसिस ऑफ लंग। बेसिकली होना क्या है, दैट इज द एंड स्टेज फाइब्रोसिस होना है।
ठीक, तो हमने रेस्पिरेटरी डिजीज की कर ली सारी डिजीज। अब आओ हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज। और सर्कुलेटरी सिस्टम की जो पहले डिजीज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपरटेंशन, हाई बीपी। इसके केसेस बहुत ज़्यादा है, इसके केसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करोगे तो तुमसे पूछ सकता है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो नॉर्मल बीपी होता है 120/80। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80। 120 क्या है, सिस्टोलिक बीपी है। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक आई होप कि तुम आप लोग जानते हो। और ये क्या है, डायस्टोलिक बीपी है। ये क्या है, डायस्टोलिक बीपी है। तो सिस्टोलिक बीपी कब होगी, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय जब बीपी मेजर करोगे तो वो हमारी सिस्टोलिक बीपी होती है। और जब रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट यानी दोनों जब रिलैक्स होते हैं उस समय जो मेजर करोगे वो हमारी डायस्टोलिक बीपी होती है, जो आती है 80 mmHg। 80 mmHg, यहाँ ध्यान रखना mmHg में है। ये क्या होता है, mmHg में होता है। ठीक है, तो 180 mmHg जो होता है, 180 mmHg जो होता है वो सिस्टोलिक बीपी होता है। ठीक है, और 80 mmHg जो होता है वो डायस्टोलिक बीपी होता है। इसको रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं। तो अगर मान लो किसी भी व्यक्ति का बीपी अगर 120/80 से ज़्यादा है, अगर बीपी क्या हो जाए 120/80 से ज़्यादा हो जाए तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं दैट इज द हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन की भी अलग अलग स्टेजेज होती हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेजेज होती हैं। अब इसमें मोस्ट की जो क्रूशियल स्टेज होती है वो होती है जब बीपी क्या होता है 140/90 से ऊपर होता है। 140/90 से ऊपर होता है, ये कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंसिव। वन इससे अगर बीपी ज़्यादा हो गया तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आर्गन को ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ये वाइटल आर्गन को ज़्यादा अफेक्ट करता है, दैट इज द ब्रेन एंड किडनी को भी नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि देखो 140 और 90 हो गया तो देख रहे हो बीपी क्या है, सच में बहुत ज़्यादा बीपी हो चुका है। अब इतनी तेज़ी से अगर ब्लड किसी आर्गन पे गिरेगा तो उस आर्गन को ऑब्वियस सी बात है डैमेज करेगा। तो किडनी और ब्रेन हुए दूसरे वाइटल आर्गन, इसमें ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसको हम लोग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कब होगी 140/90 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट डिजीज दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो सबसे पहले समझते हैं कोरोनरी आर्टरी क्या होती है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, तो देखो अगर जो लोग मेरे पीछे के लेक्चर्स देखोगे तो आई होप कि आपको पता हो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। लेकिन वेट अ सेकेंड, हार्ट में तो ब्लड जाता है लेफ्ट अपर पल्मोनरी सॉरी तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा हार्ट में ब्लड ले जाती है, और हार्ट से ब्लड अरोटा ले जाता है। तो हार्ट को ब्लड कौन दे रहा है, देखो हार्ट की एक्चुअल में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है इसकी बात नहीं कर रहे। हार्ट में भी तो मसल है, हार्ट को मसल्स को भी तो काम करना है। तो हार्ट की मसल्स को काम करने के लिए एक अलग से ब्लड सप्लाई होती है जो कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई होती है। तुमसे पूछा हार्ट की ब्लड सप्लाई, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, ऑरोटा से निकलती है, ऑरोटा से निकलती है कोरोनरी आर्टरी सप्लाई। ये किसको सप्लाई करेगी, हार्ट को। तो अगर मान लो क्या हो गया कि आथरोस्क्लेरोसिस हो गया। अब कहोगे आथरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो देखो अगर कोरोनरी आर्टरी है, ये जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है कोरोनरी आर्टरी है। अब यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्या है कोरोनरी आर्टरी है, ये हार्ट को ब्लड ले जा रही है। अब यहाँ पे हो गया डिपोजिशन, यहाँ पे क्या होगा डिपोजिशन हो गया, किसका, फैट का हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है ना, या कोई फाइब्रस टिश्यू का हो गया, कैल्शियम का हो गया, है ना। इनका अगर क्या होगा डिपोजिशन हो गया तो ये जो पहले देख रहे हो इतना ल्यूमेन था, इतने से ब्लड जा रहा था, अभी ल्यूमेन क्या होगा इतना हो गया। तो यहाँ पे ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, हार्ट की मसल्स को ब्लड कम पहुँचेगा। तो इसी डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोई पूछेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, तो उसको बताना आर्थरोस्क्लेरोसिस होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आर्टरी का ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो जो है वो आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। क्यों नैरो होता है, क्योंकि आर्टरी में डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, ये डिपोजिशन किसका होता है ये ध्यान रखना, और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। तो तुमसे पूछे कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसकी वजह से होती है, तो दैट इज द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल तक ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट डिजीज है दैट इज द एंजाइना। देखो एंजाइना का दूसरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का दूसरा नाम क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें होता क्या है कि देखो हार्ट जो है ना, हार्ट को मिलता है कम ऑक्सीजन, हार्ट को मिल रहा है, हार्ट की मसल्स को मिल रहा है कम ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। कब नहीं मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, ऊपर देखे थे ना आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या हुआ था, हार्ट को जो ब्लड वेसल जो सप्लाई कर रही थी वो पतली हो गई थी, उसका नैरो ल्यूमेन जो था नैरो हो गया, कम ब्लड जाएगा। अगर पतली पाइप हो गई, कम ब्लड जा रहा है, तो कम ब्लड जा रहा है तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। तो हार्ट की मसल्स को जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ये क्या करेगी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को कम ऑक्सीजन देगी। ठीक है, मतलब हार्ट की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। इसकी वजह से क्या होता है, अक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है, खास बात, और इसी को बोलते हैं हम लोग एंजाइना।
एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। तो तुमसे पूछेगा एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, तो बताना। पहली चीज़ अक्यूट चेस्ट पेन होता है। क्यों अक्यूट चेस्ट पेन होता है? क्योंकि हार्ट के मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और ये ज़्यादा होता है किसमें, मेंस में, मेन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है। और इसके अलावा तुमको ये मिडिल एज ध्यान रखना, मिडिल एज और एल्डरली में तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, क्यों होता है बता दिया, ब्लड फ्लो घटने की वजह से। अब यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, एक वर्ड ध्यान रखना, दैट इज द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में देखो क्या होता है कि कोई भी आर्गन के आगे अगर फेलियर लग रहा है ना, तो कॉमन सेंस से सोचो, हार्ट का काम क्या है, पूरे बॉडी को ब्लड देना, जितना ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को उतना देना। अगर हार्ट ये काम नहीं कर पाता, इसका मतलब हार्ट फेल हो गया। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो कोई पूछेगा तुमसे हार्ट फेलियर क्या होता है, तो हार्ट फेलियर का मतलब एक ऐसी कंडीशन है कि हार्ट उसमें उतना ब्लड नहीं पंप करेगा जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट से अगर कम ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, तो उसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलेंगे। तो क्या एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हार्ट फेलियर होता है? 100% होता है। ठीक, अब इसको ना कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, बट हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दोनों अलग अलग केस है। ये बात तुम एमबीबीएस में सीख जाओगे। मतलब मैं वाइवा दे रहा था सेकंड ईयर का एमबीबीएस का, ठीक है, फार्मा का था, तो उसमें हमसे पूछा गया था हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, और मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और मुझे फुल मार्क्स मिले थे उस वाले वाइवा में। तो इसलिए मुझे ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है। तो खैर अभी नहीं जानना है, आना कॉलेज में तब बताएंगे। ठीक है, अच्छा, हार्ट फेलियर देख लिए। अब देखो हार्ट फेलियर के अलावा एक और डिजीज होती है, दैट इज द कार्डियक अरेस्ट। अब देखो कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, हार्ट फेलियर अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट किसको आया था? कार्डियक अरेस्ट आया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हार्ट बीट अचानक से बंद हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट बीट बंद, आदमी खत्म। हार्ट फेलियर में क्या होता है, बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए ये उतना नहीं पंप कर रहे, बट कोई बात नहीं, आदमी जिंदा रहता है, घूमता फिरता है। और एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारी क्या है, हार्ट की मसल है। हार्ट अटैक में देखो क्या है, ये हार्ट की मसल है। ठीक है, ये हार्ट की कोई मसल है, और इसको ब्लड सप्लाई कौन कर रही, कोरोनरी आर्टरी कर रही, कोरोनरी आर्टरी कर रही। और किसी रीजन से मान लो इसमें कुछ ब्लॉकेज हो गया, मान लो यहाँ ब्लॉक कर गया, कोरोनरी आर्टरी हो गई ब्लॉक। और जब ब्लॉक कर जाएगी तो ये जो मसल्स है, ये जो हार्ट की मसल है, इसके पास ब्लड नहीं जाएगा। और जब इसके पास ब्लड नहीं जाएगा तो ये मसल की सेल सर्वाइव नहीं कर पाती, मसल की सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो कोई पूछेगा हार्ट अटैक क्या होता है, तो उसको बताना हार्ट अटैक इज अ डैमेज ऑफ हार्ट मसल। ये हमेशा ध्यान रखना, हार्ट की मसल डैमेज होती है, इसमें आदमी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। ठीक है, हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या है, MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसको बोलते हैं, दैट इज द हार्ट अटैक को बोलते हैं, हार्ट फेलियर को नहीं बोलते। हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सेम रखना, और हार्ट अटैक को किसके साथ रखना, दैट इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हार्ट अटैक में क्या होगा, बताओ क्या होगा, हार्ट मसल डैमेज होगी। क्यों होगी, ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से। नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होना। अब इसमें क्या है, एक चीज़ हो सकती है तुम्हारी, पहली चीज़ तो हो सकती है दैट इज द किडनी फेलियर। ये क्या हो सकता है, किडनी फेलियर, दैट इज बताते हैं किडनी फेलियर। चलो, किडनी फेलियर का मतलब क्या है, देखो यहाँ किडनी फेल हो रही है, वहाँ हार्ट फेल हुआ था, यहाँ किडनी फेल हुई। किडनी का काम क्या है, दैट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करना, यही जिम्मेदारी दी गई थी किडनी को, लेकिन किडनी इस जिम्मेदारी में हो गई फेल। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं किडनी फेलियर। अब जब किडनी फेल हो जाएगी तो क्या होगा, सिंपल सा सोचो ना, यूरिया फिल्टर होकर शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, तो यूरिया की अमाउंट ब्लड में यूरिया की अमाउंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। ब्लड में यूरिया की अमाउंट बढ़ जाएगी, और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज द यूरीमिया। देखो किसी के भी लास्ट में ईमिया आए, ईमिया का मतलब समझ जाना कि ब्लड में अफेक्ट, जो भी अफेक्ट होगा वो ब्लड के भीतर होगा। तो यूरीमिया हो गया, मतलब यूरिया का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, यूरीमिया का मतलब क्या होता है, दैट इज द अकुमुलेशन ऑफ यूरिया इनटू द ब्लड, दैट इज द कॉल्ड यूरीमिया। और ये इसके वजह से क्या होता है, दैट इज द किडनी फेलियर होता है। तो अब अगर किडनी फेलियर हो रहा है यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, तो इस पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है कि हमें यूरिया वहाँ से क्या करनी होगी, एक्सक्रीट आउट करनी होगी। यूरिया हमें क्या करनी होगी, एक्सक्रीट आउट करनी होगी। और इस यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, एक प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग दैट इज द हीमोडायलिसिस। तो अब आओ देखते हैं हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमोडायलिसिस अभी तक तो समझ गए होगे कि इसमें हम लोग इसके थ्रू क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ यूरिया और
अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके थ्रू हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक होता है, तो हमारे पास एक होती है हीमोडायलिसिस यूनिट। डायलिसिस भी लोग बोल देते हैं। एक होती है डायलिसिस यूनिट होती है। अब डायलिसिस यूनिट में क्या होता है, इसमें भरा होता है डायलिटिक फ्लूइड। इसमें क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। अब इस डायलिसिस फ्लूइड में सब कुछ होता है जो तुम्हारे ब्लड में होता है, एकदम सेम सब कुछ होता है। सिर्फ इसमें क्या नहीं होता, तो सिर्फ इसमें एक चीज़ नहीं होता, दैट इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें क्या नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, बाकी ब्लड में जो जो है सब कुछ होता है। तो हम करते क्या है, रीनल आर्टरी को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं, दैट इज़ द रीनल आर्टरी। किसको पकड़ेंगे, रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी के से ब्लड को हम लोग किस में ले जाएंगे, दैट इज़ द हमारी ये जो ट्यूब है इसमें ले जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेलोफोन ट्यूब। क्या बोलते हैं, सेलोफोन ट्यूब। सेलोफोन ट्यूब ये क्या होती है, पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ देखोगे तो इस ट्यूब के भीतर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। लोग ट्यूब ही बना देते हैं, दैट इज द छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम इस रीनल आर्टरी से ब्लड, ध्यान देना आर्टरी से ब्लड लेना है, वेन से नहीं लेना, वेन से नहीं लेना, आर्टरी से ब्लड लेना है। आर्टरी से ब्लड लेते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें हिपेरिन मिक्स करते हैं। हिपेरिन किस लिए, ब्लड क्लॉट ना हो। और उसके बाद हिपेरिन मिक्स करने के बाद फिर सेलोफोन ट्यूब से होते हुए इसको डायलिसिस फ्लूइड से गुजारते हैं। अब डायलिसिस फ्लूइड की कंसंट्रेशन ब्लड के सेम होती है, केवल डिफरेंस क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में होता है, ब्लड वाला जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, दैट इज द यूरिया, यूरिक एसिड जो भी होगा, वो सब के सब इस डायलिसिस फ्लूइड के भीतर चला आएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लड तुम्हारा फिल्टर हो जाएगा। और फिर इस फिल्टर ब्लड को हम लोग दोबारा से किस में डालेंगे, दैट इज द रीनल वेन में। रीनल वेन जो है उसके भीतर इस फिल्टर ब्लड को इंसर्ट कर देते हैं। तो वैसे भी किडनी में देखोगे रीनल आर्टरी लाती है, रीनल वेन ले जाती है, प्योर हो चुका होता है। तो वही काम हम लोग बाहर से कर रहे होते हैं। अब डालने से पहले हम लोग इसमें ऐड करते हैं दैट इज द एंटी हिपेरिन, ताकि बाद में अगर कोई इंजरी हो तो ब्लड क्लॉट हो सके। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस ध्यान रखना, पहले ब्लड लेना है, हिपेरिन डालना है, सेलोफोन ट्यूब से जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में डायलिसिस होगा, फिर एंटी हिपेरिन मिक्स करके वेन में हम लोग वापस कर देते हैं, दैट इज द ठीक। इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, या हम लोग इसको डायलिसिस यूनिट बोलते हैं। ठीक, ब्लड को हम लोग देखो, ब्लड को ड्रेन करना है किससे, आर्टरी से, और आर्टरी से ड्रेन करने के बाद इसको हम लोग डायलिसिस यूनिट में डालने से पहले एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन यूज करते हैं। ठीक, अब ये जो यूनिट होती है उसमें क्वाइल्ड सेलोफोन ट्यूब पाई जाती है, क्वाइल्ड सेलोफोन ट्यूब पाई जाती है, जिसके चारों तरफ डायलिसिस फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, अब डायलिसिस फ्लूइड पाया जाता है, इस डायलिसिस फ्लूइड का कंपोजिशन प्लाज्मा के सेम होता है, कंपोजिशन प्लाज्मा के सेम होता है, केवल नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। अब ये जो पोरस सेलोफोन की मेम्ब्रेन होती है, उस ट्यूब से क्या होता है, सारे के सारे मोलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से बाहर चले जाते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट क्या, देखो चूंकि डायलिसिस फ्लूइड में नहीं पाया जाता, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रीली जाता है, और ब्लड तुम्हारा क्या हो जाता है, दैट इज द क्लियर हो जाता है। जैसे ही ब्लड क्लियर होगा उसको हम लोग वेन के भीतर डाल देंगे, बट वेन के डालने से पहले हम उसमें एंटी हिपेरिन डालते हैं, और ये मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये इसमें क्या है, क्या ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, तो आंसर है नहीं। आपको हर 2 वीक, 1 वीक, 3 वीक, इसके बाद तुमको बार बार क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करानी पड़ती है। तो क्या अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है, अल्टीमेट करेक्शन क्या है रीनल फेलियर या किडनी फेलियर का, तो आंसर है किडनी ट्रांसप्लांट अल्टीमेट फेलियर है। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा परफेक्ट डोनर होगा और उसके थ्रू हम लोग करते हैं, सक्सेस रेट अभी थोड़ा बढ़ रहा है। एक होता है दैट इज द रीनल कैल्कुलाई को हम लोग रीनल स्टोन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी किडनी होती है उसके भीतर क्रिस्टल साल्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द ऑक्जिलेट की वजह से। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें देखो क्या ध्यान रखना कि रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई किसकी वजह से फॉर्म होती है, दैट इज द ऑक्जिलेट्स, या कैल्शियम ऑक्जिलेट, ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्जिलेट क्लिक करो। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तो जो किडनी है, जैसे मान लो तुम्हारी क्या, ये क्या किडनी है, अब इस किडनी में क्या होगा, एक स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 स्टोन का फॉर्मेशन, कहीं भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये जब तुम एमबीएस करोगे उसमें डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यहाँ देखो एक वर्ड आ रहा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो देखो जिसके लास्ट में आइटिस है, आइटिस जिसके लास्ट में है, एक तुरंत समझ जाना दैट इज द इन्फ्लेमेशन, आइटिस लास्ट में आ रहा है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन, सूजन। ठीक है, तो पूछेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन होगा किसका, ग्लोमेरुलाई का, तो ग्लोमेरुलाई के इन्फ्लेमेशन को दैट इज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट सेशन दैट इज द मस्कुलर डिसऑर्डर, यानी मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। इसमें 6 डिसऑर्डर है। पहला देखो माइस्थेनिया ग्रेविस, और माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और मैं जब तुमको ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बता रहा था, वहाँ मैंने एक ट्रिक बताई थी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को याद करने की, और वो ट्रिक थी दैट इज द राम से मैंने बोला था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम को याद कर लो। अब जो लोग भी वो लेक्चर देखे हो
वो लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि राम का फुल फॉर्म क्या था और कौन सी 3 डिजीज़ें थी ऑटो इम्यून डिजीज। एम से तो तुम्हें अभी पता चल गया, दैट इज़ द माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक, आर और ए से बताना। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और ये होता कहाँ पे, ये अफेक्ट करता है दैट इज़ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिसकी वजह से स्केलेटन मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है, स्केलेटन मसल्स काम नहीं करती। अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि नर्व से जो इम्पल्स आता है, ये तुम्हारी क्या मसल सेल है, ये क्या मसल सेल है। तो नर्व जो होती है, नर्व क्या करती है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करती है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करती है। ठीक है, जो लोग भी मैकेनिज्म आप इसका पढ़े हैं उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े वो पढ़ लेना। अब क्या होगा, ये जो नर्व होती है ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करती है, और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं मसल्स पे इसके रिसेप्टर होते हैं, मसल्स पे इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड होता है, जिसकी वजह से मसल्स क्या करती है, एक्शन लेती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो भी करना है एक्शन लेती है। तो इसमें क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और वो इस रिसेप्टर को मार देता है। एंटीबॉडी क्या करती है, इस रिसेप्टर को खराब कर देती है, न्यूरोट्रांसमीटर की जगह एंटीबॉडी बैठ जाती है। तो अब देख रहे हो हमारी खुद की बॉडी खुद के खिलाफ ही एंटीबॉडी बना दी, तो खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बना दी, अब इसको मार देती है रिसेप्टर से बाइंड होकर। तो अब ये रिसेप्टर से जब बाइंड हो जाता है, रिसेप्टर काम करना बंद कर देता है, तो अब मसल को सिग्नल ही नहीं मिलेगा, तो मसल्स कुछ एक्शन नहीं कर पाता है ना। इसीलिए क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस का मतलब अब ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फटीग वीकनेस या पैरालिसिस होता है स्केलेटन मसल्स का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये तुम जेनेटिक्स में भी पढ़े हो। ये कैसी डिजीज है, ध्यान रखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज या डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये चीज़ ध्यान रखना। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, देखो डिस का मतलब होता है, देखो एमबीबीएस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, डिस का मतलब होता है किसी चीज़ का डिजनरेशन होता है, यानी डिजनरेशन होगा। ठीक है, किसका, दैट इज द स्केलेटन मसल्स का। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कोई पूछे क्या होता है, तो इसमें बताना स्केलेटन मसल्स का डिजनरेशन हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज दैट इज द टिटैनी। अब सबको पता है कि मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए हमें एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, दैट इज द कैल्शियम। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया बॉडी फ्लूइड में यानी ब्लड में, अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो उसके वजह से क्या हो जाता है, स्पाजम होता है, यानी बहुत वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, मसल्स फिर से रिलैक्स नहीं कर पाती है ना। तो टिटैनी और टिटनस अलग अलग चीज़ें हैं। टिटनस में तुम्हारा जॉ जो होता है वो लॉक हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, और टिटैनी में क्या होता है, टिटैनी में क्या होता है कि जो स्केलेटन मसल्स है कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्केलेटन मसल्स में कैल्शियम का लेवल घटेगा तो स्पाजम हो जाएगा। तो वर्ड क्या ध्यान रखना, स्पाजम या कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का कैल्शियम की कमी की वजह से, दैट इज द टिटैनी। नेक्स्ट है दैट इज द आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के लास्ट में देखोगे तो लास्ट में ये देखो आइटिस आया है, आइटिस दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट में अगर इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज द आर्थराइटिस, इस कंडीशन को हम आर्थराइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बचपन से सुनते आ रहे हो, इसमें होता क्या, ऑस्टियो का मतलब है बोन, ऑस्टियो का मतलब क्या है, बोन, और पोर्स का मतलब होता है छेद होना या मतलब उसमें से लॉस होना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि बोन एक एज के बाद जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक फीमेल है और उसमें उसमें क्या होगा, मीनोपाज हो गया। मीनोपाज जानते हो, मीनोपाज होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में उनके एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। बॉडी में क्या होता है, दैट इज द एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, और जैसे एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है तो एस्ट्रोजन हेल्प करता है बोन के डेवलपमेंट में, बोन को कैल्शियम एब्जॉर्ब करके देता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जैसे ही घटेगा तो बोन को कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर नहीं मिलेगा और बोन क्या करेगी, कैल्शियम को लूज करेगी, और बोन जैसे ही कैल्शियम को लूज करेगी, बोन जो है कैल्शियम को लूज करेगी, और जैसे ही बोन कैल्शियम को लूज करेगी तो बोन में बोन का जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से चांस ऑफ फैक्टर मतलब बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल कब बढ़ता है, जब एक एज हो जाती है 40 वर्ष 45 वर्ष। तो ऑस्टियोपोरोसिस ध्यान रखना, एज रिलेटेड डिसऑर्डर पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, बोन कैल्शियम लॉस करती है जिसकी वजह से बोन मास डिक्रीज करता है, और क्यों होता है, मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। अच्छा नेक्स्ट क्या है, गाउट। गाउट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। देखो आर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है और गाउट में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है, लेकिन रीजन अलग होता है। तो गाउट में जो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। तो गाउट के बारे में ध्यान रखना, गाउट का इसीलिए जब हम लोग वो करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि यूरिक एसिड लेवल का टेस्ट कराओ। तो गाउट में क्या ध्यान रखोगे, पहली चीज़ कि इसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक, तो हमने देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स को कवर किया है। न्यूरल सिस्टम में कोई डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको हम कवर नहीं कर रहे। और आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैनल से प्रॉफिटेबल हो सकता है, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। और फ्यूचर में देखो नीट एग्जाम तक तो हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ लाएंगे जिसमें शॉर्ट टाइम में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू सो मच।